हेलो एस्पायरेंट्स। अब हम देखेंगे 12 दिसंबर के एडिटोरियल्स का क्वेश्चन बैंक। द हिंदू न्यूज़पेपर का पहला एडिटोरियल है अरेस्ट ऑफ अ मिलिट्री चीफ। सो ये एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी जो अभी सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है उसके ऊपर है। ये हमने ऑलरेडी न्यूज में डिस्कस किया है 10 दिसंबर को, और 11 दिसंबर में और एक आर्टिकल था हिंदू न्यूज़पेपर में जो हमने न्यूज में डिस्कस किया है रिगार्डिंग द फॉर्मर एयर चीफ्स। तो फॉर्मर जो आर्मी ऑफिसर्स थे, नेवल चीफ्स थे, जिनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए गए थे और प्रूव नहीं हो पाए, तो सीबीआई ने वो केसेस एंड कर दिए, विड्रॉ कर दिए। तो ये सारे भी यहाँ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया है, हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है कि पूरा इशू क्या था। तो ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का डील 2010 की डील थी जिसके बेसिस पे एसपी त्यागी को अरेस्ट किया गया है। तो ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में करप्शन इन्वॉल्व है, ये इटली से पता चला। जब इटली में ये करप्शन चार्जेस सामने आए तो सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो ये यूके बेस्ड अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी है जो इटालियन कंसोर्टियम फिन मैकेनिका की पार्ट है। तो ये यहाँ पे इटली में जब ये केस आया तो यहाँ पे पता चला कि 12% जो डील का टोटल अमाउंट है वो करप्शन कमीशन की तरह यूज किया गया था, और ये कमीशन इन लोगों के थ्रू हुआ था। एसपी त्यागी और ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया इस केस में। तो ये केस अभी सीपीआई के पास है। उन्होंने चार्जेस लगाए हैं कि ये जो सीलिंग वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लाइंग हाइट है सीलिंग, वो पहले 6000 मीटर्स रखी गई थी और बाद में उसको 4500 मीटर्स रिड्यूस किया गया। तो ये चार्ज उन्होंने एसपी त्यागी एयर चीफ मार्शल पे लगाए हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है पहले कि ये चेंज इसलिए किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये चेंज नहीं करते 6000 मीटर पे सिंगल वेंडर केस हो जाएगा, मतलब एक ही एलिजिबल होगा और वो यूरोकॉप्टर था। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि सिंगल एलिजिबल कैंडिडेट ना हो क्योंकि उन केसेस में फिर निगोशिएशन का चांस नहीं होता, उनको जो प्राइस मांगेंगे वो देना होगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि इसको कम किया जाए। तो 4500 मीटर जब ये किया गया तो अगस्ता वेस्टलैंड भी एलिजिबल हो गया। तो ये जस्टिफिकेशन, ये चार्जेस सीबीआई लगा रहे। तो ये इसका जस्टिफिकेशन ऑलरेडी है कि ये क्यों किया गया था, बट पॉइंट ये है कि करप्शन इन्वॉल्व है, मनी हैज गॉन फ्रॉम वन हैंड टू द अदर, तो उसको प्रूव करना ज्यादा जरूरी है। तो वो अब कैसे प्रूव होगा और ये केस कहाँ तक पहुंचेगा, we'll have to wait and watch। बाकी जो प्रीवियस दो केसेस थे, एक तो एचडीडब्ल्यू सबमरीन केस था जो जर्मनी से लिया गया था, इसमें मिडिलमैन करप्शन इन्वॉल्व था। ये चार्जेस सामने आए थे 1987 में, पर सीबीआई यहाँ पे भी कुछ प्रूव नहीं कर पाई और ये केस उन्होंने लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे क्लोज कर दिया। जो फिर 2006 में ये बराक मिसाइल के ऊपर जो केस था, इसमें केस फाइल किया गया था एडमिरल सुशील कुमार के अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये जो बराक मिसाइल सिस्टम परचेज किया गया इजराइल से, ये जरूरी नहीं था क्योंकि त्रिशूल मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंडिया बना रही है। तो अब ये जो त्रिशूल मिसाइल सिस्टम है ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर करार किया गया था डीआरडीओ से। तो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट है, तो वो एक्चुअल यूजेज में नहीं आ पाएगा। तो ये भी सुशील कुमार एडमिरल ने आरटीआई यूज करके उन्होंने ये प्रूव किया कि सीबीआई इस पॉइंट पे गलत है कि बराक मिसाइल की जरूरत नहीं थी और बराक मिसाइल परचेज की गई। तो इसकी भी जरूरत थी, ये उन्होंने प्रूव कर दिया और ये केस का भी कोई एविडेंस सीबीआई को नहीं मिला और ये केस क्लोज हो गया। मतलब सीबीआई का प्रोसीजर ये है कि वो ये प्रूव करती है कि ये डील की जरूरत नहीं थी या डील चेंज की गई कोई पर्पस की वजह से, बट देन ये वो नहीं प्रूव कर पाते कि ये मनी ट्रांसफर कैसे हुआ है, मनी कहाँ कहाँ मूव हुआ है। वो प्रूव हो, क्लियर केस सामने आए कि मनी इन्वॉल्व है, वो नहीं हो पाया है। तो इस केस में भी अब क्या फ्यूचर होगा वो हमको अभी से थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो वील हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच कि क्या रिजल्ट आते हैं। पर ये तो प्रीवियस केसेस में यही हुआ है कि चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए और केस क्लोज हो गया। अगला जो एडिटोरियल है हिंदू न्यूज़पेपर में वो है अ ब्रूटल विक्ट्री इन अलेप्पो। तो अलेप्पो ये सीरियन सिटी है, ये रिबेल्स के अंडर है। तो जो सीरियन रिबेल्स है ये अलग है, सीरियन गवर्नमेंट सीरियन रिबेल्स से भी फाइट कर रही है और इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ग्रुप से भी फाइट कर रही है, और रिबेल्स जो है वो भी इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है सीरिया में, क्योंकि जो सीरियन गवर्नमेंट है बशर अल असद गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट काफी डेकेड से पावर में रही है। तो यहाँ पे पीपल्स प्रोटेस्ट इनिशिएट हुए थे जिन्होंने कहा कि सीरियन गवर्नमेंट बशर अल असद को नीचे स्टेप डाउन करना चाहिए और न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो ये
उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ही कंटिन्यू टू स्टे इन पावर, बशर अल असद, और इस वजह से प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गए और रिबेल्स बन गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिनको यूएस ने सपोर्ट किया। तो ये आर्म्ड रिबेल्स है और इन्होंने फाइट अगेंस्ट सीरियन गवर्नमेंट इनिशिएट कर दिया और इनको पूरा यूएस सपोर्ट है। तो ये जो रिबेल ग्रुपिंग्स है इन्होंने काफी रीजन्स को कैप्चर भी कर लिया कि हम एक्चुअल गवर्नमेंट है, बट वो भी अभी सक्सेसफुल नहीं हो रहे। अलेप्पो में भी 85% ऑफ द रीजन ऑलरेडी सीरियन गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है। सीरिया को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया, रिबेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं यूएस। तो ये सारे इक्वेशंस है। और सीरियन गवर्नमेंट जो है वो शिया मेजोरिटी, सीरिया इज अ शिया मेजोरिटी कंट्री, तो शिया गवर्नमेंट है। तो शिया गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है ईरान, जो और एक शिया गवर्नमेंट है, शिया कंट्री है। और जो रिबेल्स है उनको सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और कतर, जो सुन्नी है। रिबेल्स भी सुन्नी ग्रुप्स है। तो ये सारा शिया और सुन्नी दो फैक्शंस है इस्लाम में। तो ये सारा कैलकुलेशन यहाँ है। और इस्लामिक स्टेट जो है वो भी सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर रिबेल्स जो है उनके अगेंस्ट भी फाइट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूएस। तो ये रिबेल्स उनको भी हेल्प कर रहे हैं, सीरियन गवर्नमेंट के साथ भी फाइट कर रहे हैं, सीरिया दोनों के साथ फाइट कर रहे हैं। तो कौन किससे जीतेगा वो अब देखना बाकी रह गया है। बट जो ये अलेप्पो कैप्चर करने में जो प्रॉब्लम्स हुई है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आई है, वो काफी शॉकिंग है। क्योंकि रशिया ने एयर बॉम्बिंग्स किया है यहाँ पे और इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग्स हुए, जिसकी वजह से काफी सिविलियंस भी मारे गए। तो सीरियन रिबेल्स ये अक्यूजेशन लगाते हैं सीरियन गवर्नमेंट पे, और सीरियन गवर्नमेंट कहती है कि ये रीजन टेररिस्ट के अंदर थे। तो उनके लिए रिबेल्स भी टेररिस्ट ही है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्स पिकअप किया। तो ये टेररिस्ट कंट्रोल्ड रीजन्स थे, सिटीज थी। तो हम इसको और कैसे कैप्चर करें? तो ये जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हुए उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और रिबेल्स भी है, उन्होंने भी सिविलियंस को यूज किया है, क्योंकि जब सीरियन गवर्नमेंट कोई रीजन में कैप्चर करती है तो वो सिविलियंस को अलाउ करती है कि वो बाहर निकल जाए ताकि वो अपनी वॉर फाइट कर सके। पर रिबेल्स सिविलियंस को जाने नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है जब तक सिविलियंस वहां है गवर्नमेंट उन पर अटैक नहीं करेगी और वो भी बच जाएंगे। तो ये सारा जो है रिजल्ट्स इन अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लाइव्स आर लॉस्ट। प्लस जो रेफ्यूजीज निकलते भी है वो रेफ्यूजीज जाते हैं एडजॉइनिंग कंट्रीज में। यूरोप में काफी रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया, जिसकी वजह से यूरोप का पूरा पॉलिटिकल डायमेंशंस भी चेंज हो गए हैं। काफी कंट्रीज में अल्ट्रा नेशनलिज्म प्रोवोक हो गया है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं रेफ्यूजीज हमारी कंट्री में बिल्कुल ना आए। कंट्री को क्लोज करने की कोशिश की जाती है। जो अपोजिशन पार्टीज और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी ये इमोशन को प्रोवोक करके वो एंटी रेफ्यूजी स्टांस ले लेते हैं। तो ये सारा हम यूरोप में भी देख रहे हैं कि चल रहा है। तो ये पॉइंट्स यहाँ रखी गई है। इवन रशिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट और रेजिम और रशिया गवर्नमेंट जो साथ में फाइट कर रहे हैं रिबेल्स के अगेंस्ट सीरियन रेजिम, ये स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक यूज करते हैं। तो स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक मतलब कि जो रीजन कैप्चर हो गया उसको कम्प्लीटली एंड कर दो, तो उसकी वजह से वो रीजन फिर फर्दर कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो उसको पूरा ब्रिंग इट डाउन। तो देयर विल नो हाइडिंग नथिंग इन up there. So that is how they are capturing regions too. So ये भी है। तो अभी इसमें क्या चाहिए इज अ ट्रूस, पीस डील। पीस डील एक इनिशिएट हुआ भी था, यूएस रशिया दोनों साथ में आके एक पीस डील इन्होंने फाइनलाइज किया था। पर ये पीस डील ट्रूस जो था वो ज्यादा टाइम चला नहीं। ये नहीं चलने की वजह भी एक दूसरे को वो लोग ने चार्जेस लगाया है। यूएस कहते हैं कि रशिया ने पहले इसको वायलेट किया, और रशिया कहती है कि यूएस ने इसको पहले वायलेट किया। तो अब वो चार्जेस भी है कि पर एनीवे वो ट्रूस तो लंबा चला नहीं। तो अभी फिर से वही जरूरत है कि ट्रूस आए, निगोशिएशंस हो और इसका पीसफुली कोई रेजोल्यूशन निकले। अदरवाइज ये जो क्राइसिस है ये हम एस्केलेट ही होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पावर्स अब इन्वॉल्व है कि कोई इजी सोल्यूशन आना बहुत मुश्किल है। तो ये सीरिया इराक है। हमने आज न्यूज में भी ये मैप देखा है। तो ये जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप है यहाँ इनका कंट्रोल सीरिया और इराक दोनों में है। ये पिंक ऑरेंजिश रीजन्स, ये जो ब्लू रीजन्स है वो सीरियन गवर्नमेंट के पास है। हमने आज न्यूज में पलमीरा का देखा कि पलमीरा जो है वो इस्लामिक स्टेट के अंदर था और सीरियन गवर्नमेंट ने उसको कैप्चर किया, पर अब इस्लामिक स्टेट ने फिर से उसको रिकैप्चर कर दिया विद इन लिटिल टाइम, बिकॉज उन्होंने जब अटैक हुआ तो रिट्रीट कर गए और फिर थोड़े टाइम में वो फिर से भी आ गए यहाँ पे।
तो ये सारे रीजन्स हैं, अलेप्पो यहाँ है। तो इंडियन एडिटोरियल के 2 एडिटोरियल्स भी है, उसमें से भी एक एडिटोरियल यही है, अलेप्पो के ऊपर है। तो वही वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे पूरा मामला बिगड़ रहा है और कैसे जरूरत है कि दोनों पार्टी साथ में आए और कोई निगोशिएशन और पीसफुल सोल्यूशन लाए इस मैटर का। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ज्यादा कुछ और डिटेल नहीं है। और जो दूसरा एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, वो है बाइंडिंग फ्रेंडशिप। तो ये जो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस दिया गया है उसके ऊपर है। ये भी हमने न्यूज में डिस्कस किया, इवन आज की न्यूज में भी ये डिस्कस हुआ है। तो ये जो है पॉइंट, ये पूरा रिवर्सल है ऑफ 1971 स्टैंस, जो यूएस ने 1971 में कहा। इंडिया के कोस्ट के पास, बे ऑफ बंगाल के पास उन्होंने अपनी फ्लीट, अपनी शिप्स भेजी थी टू थ्रेटन इंडिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर जो था ये 1971 का, वो बांग्लादेश के लिए फाइट कर रहे थे और बांग्लादेश ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना भी। तो इंडिया का स्टांस भी ये था कि बांग्लादेश में अगर वॉर होगी और बांग्लादेश सफर करेगा तो उस वजह से ये सारे रेफ्यूजीज भी इंडिया में आएंगे बांग्लादेश से। तो हमको ये रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं चाहिए, तो हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पूरा इंडिया पाकिस्तान वॉर बन गया था। तो तब यूएस ने यहाँ फ्लीट्स भेजी थी, क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे थे, यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो बे ऑफ बंगाल में फ्लीट भेजी थी ताकि इंडिया डर जाए कि यूएस भी सपोर्ट है पाकिस्तान को, वो भी अटैक कर सकता है। और अब आज का टाइम है जब उन्होंने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस भी दिया है। इस साल की शुरुआत में हमने एक डिफेंस लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट भी साइन किया। तो डिफेंस लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट मतलब डिफेंस रिलेटेड जो लॉजिस्टिक्स है, जो फैसिलिटीज है, वो इवन यूएस अथॉरिटीज, यूएस फोर्सेस यूज कर सकती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे फ्लीट बे ऑफ बंगाल में फिर से आएंगे, पर ये कोऑपरेशन के लिए आएंगे। 1971 में वो फाइट करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए आए थे। तो ये पूरा चेंज इन इक्वेशन हो रहा है, वो हाईलाइट किया गया है। दूसरी पॉइंट जो हमको पता है कि ये लेजिस्लेशन से हुआ है, तो ये लेजिस्लेशन के होने की वजह से ये एग्जीक्यूटिव चेंज नहीं कर सकता। तो बराक ओबामा के टाइम फ्रेम में ही ये पास हो गया है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंटशिप अज्यूम करेंगे जैन में, तो वो इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये लेजिस्लेशन के थ्रू ही चेंज हो पाएगा। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सिर्फ चेंज नहीं हो पाएगा, वो एक बेनिफिट भी है इसका कि ये लेजिस्लेशन से हुआ है। तो इससे काफी लाइसेंसिंग ईज हो जाएगा, ये भी हमने डिस्कस किया कि डुअल यूज टेक्नोलॉजीज में भी ये इजी हो जाएगा कि इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स यूएस से प्रोक्योर कर पाएगी। तो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज भी वो होती है जो सिविलियन यूज और मिलिट्री यूज दोनों में यूज की जाती है, तो वो भी इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। तो ये इंडिया के लिए बेनिफिट्स रहेगी। तो ऑलमोस्ट मेजरली सारे जो न्यूज में आते हैं वही एडिटोरियल में आते हैं। तो जब हम न्यूज अच्छे से करते हैं तो एडिटोरियल सिर्फ एक रिविजन जैसा हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक। आज के न्यूज़पेपर से हमने एक सवाल बनाया है। ये सवाल है, डिस्कस द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2013। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, इसके लिए अमेंडमेंट बिल पास किया जा रहा है। तो ये अमेंडमेंट बिल के मेजर अमेंडमेंट्स डिस्कस कीजिए। और दूसरा पार्ट है, हाउ फार डज इट एम टू स्ट्रेंथन द एंटी करप्शन मैकेनिज्म इन इंडिया, कि इससे एंटी करप्शन और स्ट्रांग हो जाएगा, ये कितना पॉसिबल रहेगा इस अमेंडमेंट की वजह से, वो डिस्कस कीजिए। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल को क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज इसमें काफी सारे प्रोविजंस है जो करप्शन प्रूव करना डिफिकल्ट कर रहे हैं। तो रादर देन प्रोटेक्टिंग द सिविलियंस एंड एंडिंग करप्शन, द बिल इज प्रोटेक्टिंग द करप्ट ऑफिशियल्स। तो ये पूरा आर्टिकल जो है ये उसको क्रिटिसाइज करते हुए ही लिखा गया है। तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट का ये बिल है, ये 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था और इसको राज्यसभा में पास किया गया था। तो सिंस ये राज्यसभा में पास हो गया है तो ये बिल डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि अगर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, पास किया जाए और गवर्नमेंट का टर्म एंड हो जाता है तो सारे लोकसभा में पास किए हुए बिल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको फ्रेश लेजिस्लेशन की जरूरत लगती है। बट अगर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और राज्यसभा में पास हो गया तो वो वैलिड रहता है, वो डिसॉल्व नहीं होता और वो कंटिन्यू करता है। तो इसलिए अभी प्रेजेंट यूपीए एनडीए गवर्नमेंट के टाइम में भी ये बिल अलाइव है और ये बिल के अमेंडमेंट्स में और फर्दर अमेंडमेंट्स एनडीए गवर्नमेंट ने भी ऐड किए 2014 में। तो ये और डाइल्यूट कर रहे करप्शन प्रोविजंस को। तो वो पूरा क्रिटिक इस आर्टिकल में दिया गया है कि कौन से प्रोविजंस को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो पहला जो है वो है कि डेफिनेशन ऑफ करप्शन। तो जो ओरिजिनल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, उसके अंदर
बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है करप्शन का। तो ये सेक्शन 13(1)(d) है जिसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है डेफिनेशन ऑफ करप्शन। तो ओरिजिनल एक्ट में मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो, अब्यूज ऑफ पावर हो, पोजीशन हो, उस सब को करप्शन कहा गया है। तो वैल्यूबल थिंग हो, पिक्यूनियरी एडवांटेज हो या अब्यूज ऑफ पावर। पर जो प्रेजेंट अमेंडमेंट है इसका प्रोविजन जो डाल रहे ये पूरा सेक्शन 13(1)(d) को रिप्लेस करेंगे। तो उनमें उन्होंने लिखा है कि जो करप्शन है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, वो इन्वॉल्व करेगा ओनली फ्रॉड्यूलेंट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। कि अगर प्रॉपर्टी जो अप्रोप्रिएट की गई है वो फ्रॉड से की गई है, या तो पोजेशन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स। सो एसेट्स जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है सोर्स ऑफ इनकम से, तो ये इंटेंशनल इलिशिट एनरिचमेंट होना चाहिए। मतलब अगर ये पोजेशन है तो वो इंटेंशनल है और इलिशिट एनरिचमेंट के वजह से है, वो प्रूव होना चाहिए, तो ये करप्शन कहा जाएगा। तो इसमें सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स मेंशन किए गए हैं कि जो भी कुछ है वो मटेरियल अवेलेबल है, प्रेजेंट है पर्सन के पास, तो वो करप्शन है। तो दिस इज नैरोइंग द डेफिनेशन ऑफ करप्शन। ये लॉ कमीशन के पास भी ये प्रोपोज्ड अमेंडमेंट गए थे, उन्होंने इसको केयरफुली स्टडी किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है कि डेफिनेशन को नैरो नहीं करना चाहिए बल्कि और वाइडन करना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट को इंक्लूड किया है इस बिल में, तो ये रहेगा। तो ये एक्चुअली करप्ट ऑफिसर्स जो है उनको करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स को जनरली जो बेनिफिट मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो बेनिफिट बहुत ही अलग तरीके से होता है। वो सब मटीरियलिस्टिकली नहीं होता। उनको कभी कभी बेटर पोस्टिंग अश्योर किया जाता है या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेगा, ये अश्योर किया जाता है। तो अभी प्रेजेंट अमेंडमेंट के बाद ये सारे प्रोविजंस को करप्शन के अंदर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मटेरियल बेनिफिट हुआ है तो ही करप्शन माना जाएगा। तो ये एक अमेंडमेंट है, मेजर सीरियस फ्लॉ है जो ये लाया जा रहा है। पहले भी जो स्कैम सामने आए हैं जैसे 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स, कोल स्कैम, ये सारे इसीलिए सामने आए हैं क्योंकि ये प्रोविजन सेक्शन वाइड डेफिनेशन दे रहा था करप्शन को। तो अगर ये डिलीट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो बहुत डिफिकल्ट होगा करप्शन प्रूव करना और करप्शन को, सारे करप्शन को सामने लाना। तो ये जो प्रोविजन है, बात ये है कि जो ऑफिसर्स है वो कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि ये प्रोविजन डिलीट इसलिए किया जाए क्योंकि इस वजह से उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके डिसीजंस को फिर गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। तो कभी कभी उनके पास डिस्क्रिशन है, उनके पास पावर्स तो है, कभी कभी डिसीजंस में एरर्स हो जाते हैं। तो ये बोनाफाइड एरर्स होते हैं, एक्चुअल एरर्स होते हैं, रादर देन इलिशिट एरर्स कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की वजह से एक गलत डिसीजन लिया। तो उन केसेस में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, इसलिए ये चेंज करना चाहिए। तो फॉर्मर जो कैबिनेट सेक्रेटरी है TSR सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जाने जाते हैं अपने ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के लिए। उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग जो लॉ है 1988 का, उसमें सफिशिएंट सेफगार्ड्स है कि कोई ऑनेस्ट ऑफिसर इसमें प्रोसिक्यूट नहीं होगा। तो ऐसा कोई फियर होने की कोई जरूरत नहीं है। इट डज नॉट अलाउ एनी मिसयूज ऑफ द प्रोविजंस। फिर भी ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने ऐड किया है, करप्शन को बहुत नैरोली डिफाइन किया है। तो वही है कि क्या चाहती है गवर्नमेंट, व्हाट इज इट स्टैंड ऑन करप्शन एंड फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। दूसरा जो पॉइंट है वो है रेजिंग थ्रेशोल्ड ऑफ प्रूफ। तो प्रेजेंटली जो लॉ है उसमें अगर किसी के पास डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है, कोई पब्लिक सर्वेंट के पास, तो इसमें करप्शन लिंक हो जाता है। इट मींस इट इज थ्रू करप्ट एक्टिविटीज एंड इसलिए उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजंस लग जाते हैं। बट अब जो अमेंडमेंट हो रहा है इसमें यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द प्रोसिक्यूटर हैज टू प्रूव, उनको प्रूव करना होगा कि ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स है ये इलीगल तरीके से अक्वायर किए गए। अगर उन्होंने प्रूव किया तो ही करप्शन चार्जेस अप्लाई होंगे। पहले ये नहीं था। तो 1988 एक्ट में हमने ये डायरेक्ट लिंक इसलिए दिया क्योंकि देखा जाता था 1988 से पहले कि अगर किसी के अगेंस्ट, कोई पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस लगते डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की वजह से, तो जो ट्रायल पीरियड होता है वो टाइम में वो लोग नए नए फ्रेश सोर्सेज ऑफ इनकम सामने लाते थे और ये प्रूव कर देते थे कि ये हमारा इनकम इस वजह से है, और वो केस से बच जाते थे, तो उनको सजा नहीं होती थी। तो ये सारा कुछ नेगेट करने के लिए हमने ये लगाया कि डायरेक्ट लिंक है, अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स है मतलब करप्शन इन्वॉल्व है। प्रोसिक्यूटर को ये प्रूव नहीं करना है, जो गिल्टी है उनको ये प्रूव करना होता है। तो अब ये रिवर्स हो गया है। तो ये एक और प्रोविजन है
कि ये अमेंडमेंट डाला गया है, और ये आर्टिकल कहता है कि अमेंडमेंट डाला गया है विदाउट एनी रिकमेंडेशन, किसी ने भी ये रिकमेंड नहीं किया था, फिर भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट डाला है कि प्रूव करना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिंक है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स और करप्शन में। तो अब ये भी एक पॉइंट है कि ये गवर्नमेंट क्या क्यों करना चाहती है कि प्रूव करो कि करप्ट एक्टिविटीज से ही लाया है, जबकि ओरिजिनल अमेंडमेंट में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट था नहीं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि इट इज रिस्की फॉर ब्राइब गिवर टू गिव एविडेंस अगेंस्ट अ ब्राइब टेकर। मतलब जो ओरिजिनल एक्ट था, एग्जिस्टिंग एक्ट है अभी भी, उसके अंदर ये है कि अगर ब्राइब गिवर सामने आता है और बताता है कि ब्राइब करप्शन एक्ट हुआ है, उन्होंने ब्राइब दिया है कोई ऑफिसर को, तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि उन्होंने केस सामने लाया। तो इस वजह से करप्ट एक्ट ऑफिसर को ऊपर प्रोसिक्यूशन होता है, उनको चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और उनको सजा होती है। तो अगर ब्राइब गिवर को भी सजा मिलेगी तो वो सामने क्यों आएंगे, वो विटनेस क्यों बनेंगे? तो अभी जो अमेंडमेंट है वो ये ला रहा है कि जो पहले उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन दिया जाता था ब्राइब गिवर को ये एक्ट के अंदर, वो चेंज हो जाएगा और अभी ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के और दोनों के अगेंस्ट चार्जेस बनेंगे। तो ऐसे केस में कौन सामने आएगा और कहेगा कि हमने ब्राइब दिया है? क्योंकि उनके अगेंस्ट भी चार्जेस बनेंगे, उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन होगा। तो जब ये सेफगार्ड निकाल दिया गया है, मतलब करप्शन केसेस सामने आना भी और कम हो जाएंगे। तो अब ये फिर और एक चीज है कि ये क्यों किया जा रहा है, किसको बचाने के लिए किया जा रहा है, क्या कंटिन्यू करने के लिए किया जा रहा है। तो जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, इसका भी एक रिकमेंडेशन था कि जो ब्राइब गिवर्स है उनको सेग्रीगेट करना चाहिए, क्योंकि ब्राइब गिवर भी एक क्राइम कर ही रहा है वो, क्योंकि जस्टिफिकेशन तो है, उनको भी सजा होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ब्राइब दिया, पर देन प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बैलेंस करने के लिए ब्राइब गिवर्स को दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, एक है कोअर्सिव ब्राइबिंग और कल्यूसिव ब्राइबिंग। तो कोअर्सिव ब्राइबिंग मतलब फोर्स में, प्रेशर में, उनको कोई ऑप्शन नहीं था, उनको ब्राइब देना पड़ा। कल्यूसिव ब्राइबिंग मीन्स दोनों मिलके, दोनों के सलाह मशवरे से, दोनों की मर्जी से ब्राइब दी जा रही है, तो दैट इज कल्यूसिव ब्राइबिंग। तो ये सेग्रीगेशन कैसे होगा, एक सजेशन था कि अगर 7 दिन के अंदर ब्राइब गिवर सामने आता है और एविडेंस देता है तो फिर उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब उनके ऊपर कोअर्सिव ब्राइबिंग ही हुआ था और जिसकी वजह से अब वो सामने आ रहे हैं। अगर कल्यूसिव ब्राइबिंग होगा तो इतना जल्दी ब्राइब गिवर सामने नहीं आएगा। तो ये प्रोविजन की वजह से उनको ब्राइब गिवर, जो कोअर्सिव ब्राइब गिवर्स हो गए, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, उनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम नहीं होगी। बट जो अमेंडमेंट फाइनली बना है उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई भी हो ब्राइब गिवर है तो उनको भी इक्वली प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ये प्रोविजन है। तो वही है गवर्नमेंट के प्रोविजंस इस अमेंडमेंट में कि ब्राइब गिवर को भी प्रोसिक्यूट करो ताकि कोई सामने ही ना आए, तो करप्शन केसेस ही सामने ना आए। और जो चौथा प्रोविजन है वो है प्रायर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। तो ये है कि प्रायर सैंक्शन गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स का लगता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर चार्जेस प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने के लिए, तो प्रायर सैंक्शन होगा तो ही प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो ये जो प्रोविजन है इसको एक्सटेंड किया गया है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिशियल से, उनके अगेंस्ट भी कोई करप्शन चार्जेस लगता है उस टाइम का जब वो सर्विस में थे, तो उसके लिए भी उनका प्रायर सैंक्शन उन केसेस में भी लेना होगा। तो ये प्रोविजन तो एक कॉरोलरी है, एक एक्सटेंशन है, तो समझा जाता है। और ये प्रोविजन इसीलिए प्रायर सैंक्शन भी होता है ताकि पब्लिक ऑफिशियल्स को फ्रिवलस कंप्लेंट्स की वजह से और हैरेसमेंट करने के लिए ऐसे केसेस ना इनिशिएट किया जाए। तो इसीलिए प्रायर सैंक्शन का क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर ऑफिशियल्स प्रायर सैंक्शन मिलता है अथॉरिटी से तो ही प्रोसिक्यूशन होगा करप्शन एक्ट में। बट इसी सेक्शन में और एक प्रोविजन ऐड किया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है, इट्स एन अननेसेसरी एंड पॉइंटलेस कंडीशन। और वो ये है कि अगर एक प्राइवेट पर्सन गवर्नमेंट को अप्रोच करता है कि उनको कोई पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन चाहिए, तो वो नहीं देगी गवर्नमेंट, उनको कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ेगा तो ही गवर्नमेंट ये सैंक्शन देगी। तो अब ये लूप क्यों लाया गया है, क्या मतलब है इसका, वो समझ में नहीं आता, तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। और जो 5वां प्रोविजन है वो है प्रायर सैंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो प्रायर सैंक्शन
प्रोसिक्यूशन के लिए लगता है, मतलब केस रजिस्टर करके प्रोसिक्यूशन करना है तब लगता है। ये है प्रायर सैंक्शन इन्वेस्टिगेट करने से पहले भी, मतलब अगर चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं तो एक इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले भी प्रायर सैंक्शन लगेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। तो ये सेक्शन 17A, ये नया सेक्शन डाला जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, ये अमेंडमेंट के थ्रू। तो ओरिजिनली ये सजेशन था कि ये प्रायर सैंक्शन जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोकपाल या लोक आयुक्ता दे, जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज है। पर राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने इसका चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पावर जो अथॉरिटी रिमूवल पावर्स है जिनके पास, ये पर्सन जो पब्लिक ऑफिशियल जो जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके ऊपर रिमूवल पावर्स जो अथॉरिटी के पास है वो प्रायर सैंक्शन है। तो ये अभी प्रोविजन डाला गया। तो यही है, पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथ में ही सब डोर होगी। वो अगर चाहेंगे तो करप्शन इंक्वायरी होगी, नहीं तो इंक्वायरी नहीं होगी, तो कोई चार्जेस फ्रॉम होने के चांसेस ही नहीं है। तो ये सारे नए नए प्रोविजंस ऐड किए जा रहे हैं, क्योंकि सेफगार्ड्स तो ऑलरेडी है, प्रायर सैंक्शन बिफोर प्रोसिक्यूशन तो ऑलरेडी है सेक्शन 19, तो लिटिगेशन तो हो नहीं सकता फ्रिवोलस, तो फिर इसकी क्या जरूरत है कि इन्वेस्टिगेट भी ना किया जाए, इंक्वायरी भी नहीं की जाए। तो इंक्वायरी नहीं की जाएगी तो एविडेंस कहाँ से आएगा। एनीवे, फिर अगला जो प्रोविजन है जिसको क्रिटिसाइज किया गया वो है सिंगल डायरेक्टिव प्रोविजन। सो ये एक सिंगल डायरेक्टिव प्रोविजन जो है ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहा था विनीत नारायण जजमेंट में। तो ये क्या है सिंगल डायरेक्टिव, मतलब कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसके अंदर ये कहा गया था कि कोई भी सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए थी पहले, तो ये सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स के लिए थी। तो ये सीनियर ऑफिसर्स के लिए जब थी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इलीगल कहा क्योंकि दिस इज वायलेटिंग राइट टू इक्वालिटी। अगेन ये प्रोविजन को फिर से भी लाया गया अमेंडमेंट से 2003 में। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहा, फिर से लाए 2003 में, फिर से 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और कहा कि ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है कि क्यों सीनियर ऑफिसर्स को क्यों प्रायर सैंक्शन चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये अभी फिर से लाया गया है इसमें। तो अभी तो सबके लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अब देखते हैं जुडिशरी का क्या स्टैंड होता है कि ये इम्यूनिटी क्लॉज उनको मिलना चाहिए कि नहीं। तो ये पूरा है। तो ये अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पास होना बाकी है और ये अमेंडमेंट फिलहाल के विंटर सेशन में पास नहीं हो पाएगा क्योंकि डिलेज हुए हैं, जिसकी वजह से अभी सेशंस भी क्लोज होने वाले। तो आफ्टर दिस पार्लियामेंट सेशन एंड्स, तो नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में ये बिल सामने आएगा। तो तब तक के लिए भी द आर्टिकल सेज कि पीपल हैव द टाइम कि दे रिवाइव द एंटी करप्शन मूवमेंट, कि एंटी करप्शन मूवमेंट अगेन रिवाइव हो, स्टार्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन बिल सामने आए rather than a dilution of the original anti-corruption act. So ये पॉइंट्स है। तो ये है आज का क्वेश्चन। थैंक यू।